हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया है और सारी की सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद जाके आप उस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं एंड अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उस टॉपिक पे। वो वीडियो अगर आपने देख लिया है तो कहीं और से भी आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ये टॉपिक आज का जो है वो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्यों इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। रीजन इज दैट कि कभी भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, लाइक आपने टीवी खरीदा, फ्रीज खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उस प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल कॉपी आपके पास आती है जो कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, इसका क्या क्या फीचर्स है। इवन आप अगर कोई मेडिसिन भी परचेस करते हो तो वहाँ पे क्या रहता है कि कंपोजिशन लिखा रहता है कि क्या कितना इसमें कैल्शियम है, कितना विटामिन्स है, कौन कौन सा विटामिन्स इसमें इनरिस्ट है। तो उसी तरीके से वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उस प्रोडक्ट का नेचर बताता है, पर्पस बताता है। इसी तरीके से प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इसको जाने बिना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जान ले ये पॉसिबल नहीं है। सो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है। इट इज जस्ट लाइक मैनुअल। सो टोटल तो हमें ये जानने की जरूरत है पहले कि हमारे पास जो सामने आपने देख रखा है कि मैंने आपको प्रीएम्बल का कॉपी यहाँ पे आपके पास है। इसमें अगर आप बात करोगे तो 73 टोटल वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है गाइस? तो टोटल 73 वर्ड्स है हमारे पास प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें आपको मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा था कि इसकी कैलीग्राफी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुई थी। ये भी बता रखा था कि हिंदी कैलीग्राफर कौन थे एंड इंग्लिश कैलीग्राफर कौन थे। आप मुझे, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो आज इस टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं। सो मैंने तो ये कह दिया कि इट इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये सबसे पहले इसको आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा, राइट? किसने कहा कि सबसे पहले जैसा हुआ था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये किसके दिमाग में आया था? उसी तरीके से इस वीडियो में अगर देखा जाए तो इसको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड कहा किसने, राइट? तो आपको ये नाम याद रखना है। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा जो आपके पास ये जो प्रीएम्बल कॉपी है उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। सो गाइज, ये यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो टोटल 5 वर्ड्स हैं ये क्या दिखाते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? दिस इज अ नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये पांचों के पांचों वर्ड आपको क्या नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, वो आपको दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, ये टोटल जो 4 वर्ड है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या दिखाता है? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, कुछ एम होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वन बाय वन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट मैं आपको यहाँ पे इसका एक जस्ट प्रिपेयर आपको कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से नोट बनाना है एंड किस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे वर्ड्स समझने हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, आपके 5 वर्ड्स हैं, ये क्या दिखाते हैं एंड ये क्या डिनोट करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है एंड ऑल दैट। 2-3 केसेस भी इससे रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो ये इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सो यहाँ से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बनता है वो अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज जस्ट लाइक मैनुअल, राइट। कोई भी प्रोडक्ट जैसे अपना मैनुअल देती है आपको, इट इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी कार्ड।
बट ये मैंने आपसे पूछा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये कहा किसने? प्रियम्बल जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ये कहा किसने? तो ये किसने कहा था? ये कहा था NA। वन लाइनर क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा किसने? तो ये किसने कहा? NK पालखीवाला ने, राइट? NK पालखीवाला ने। तो ये आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, राइट? सो कितनी बार अमेंडमेंट्स हुए थे, क्या क्या हुए थे, वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये किस चीज के बारे में बात करता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये नेचर क्या होगा, राइट? क्या सोर्सेज होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस चीज को ये हमारा प्रियम्बल जो है ये दर्शाता है, ये बताता है, राइट? सो ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? ये हमने देख लिया कि आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा, एंड इसका जो ये इंट्रोडक्शन है तो इसका किस चीज के बारे में ये बात करता है, ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। सो अब हम देख लेते हैं कि ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था। तो दिस इज ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो किस डेट को ड्राफ्ट किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑन 13 दिसंबर 1946। ये स्टेट पीसीएस में ना बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये डेट्स और नाम ये सब जरूर आप याद रखेंगे। बार बार एक ही वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो इसी डेट को, इसी 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था। सो इस वीडियो को मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कवर कर रही हूँ, सो डैट कि बाइलिंगुअल रहेगा ये वीडियो, सो डैट कि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस डेट को ड्राफ्ट तो किया गया था, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट कभी किया गया था? एक्सेप्ट कभी किया गया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रियम्बल जो है हमारा ये एक्सेप्ट किया गया था फाइनली 22 जैन 1947 को। तो ये दो डेट आपके सामने निकल के आया क्या? तो ये ड्राफ्ट कभी किया गया था और इसको एक्सेप्ट कभी किया गया था, राइट? ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो वर्ड्स हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एंड नेचर इज दैट, वो जो 5 वर्ड्स हैं आपके वो इसके नेचर है। सो यहाँ पे अगर फिर इसके अलावा अगर हम बात करें प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, आई मीन प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट? इसमें अमेंड किया गया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं, वही किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। क्या किया गया? 3 वर्ड्स जो है ना, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए। कौन कौन से वर्ड्स इसमें ऐड किए गए प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये वर्ड ऐड किया गया आपका सोशलिस्ट, ऐड किया गया सेक्युलर, ऐड किया गया, एंड किया गया इंटीग्रिटी, राइट? तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो क्या किया गया था? ऐड किया गया था, राइट? सो ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, आपको पूछा ही जाता है तो ये आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, राइट? सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये 1976 में ये सारी चीजें की गई। अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड है, राइट? प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो 76 में अगर बात किया जाए, 76 में जो ये प्रियम्बल में वर्ड्स ऐड किए गए थे, इससे पहले भी कुछ केसेस थे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपने बार बार एक केस का नाम सुना होगा, बेरोबारी यूनियन केस, राइट? तो ये बेरोबारी जो यूनियन केस है ये है क्या?
तो ये केस क्या था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसको एक तो पार्ट नहीं है, ऊपर से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। भाई ऐसा अमेंड क्यों नहीं किया जा सकता? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी को करेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्ड्स को करेक्ट करते हुए 1973, ये डेट आप याद रखेंगे, 1973, दैट इज केशवानंद भारती केस, राइट। केशवानंद भारती केस जो हमने काफी बार पढ़ा है, उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल जो है ये और अदर पार्ट्स की तरह ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जब उनको अमेंड किया जा सकता है तो इसको अमेंड क्यों नहीं किया जा सकता है? दैट इज लाइक एनी अदर पार्ट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, राइट। और लेकिन इसका एक मेन उन्होंने क्लॉज क्या लगा दिया कि आप इसको अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो 73 वर्ड्स हैं, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको बेरूबारी केस 1960 एंड 1973, ये जो दो केस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और ये किसके द्वारा दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और इसका करेक्शन भी किसके द्वारा किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया था। तो ये दो केस हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। फिर एक और केस के बारे में यहाँ पे हमारी बात होती है, काफी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केसेस क्या है, राइट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केस क्या है? तो ये केस क्या है 1957 का, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे कहा गया था कि प्रियम्बल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में, राइट। सो ये यहाँ पे इस केस से रिलेटेड है, ये हमने देख। तो एक ये केस आपका एंड जो इससे पहले हमने जो केस डिस्कस करा था वो ये सारे के सारे केसेस आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में और पूछा जाता है कि ये जो केशवानंद भारती केस है ये किसके अगेंस्ट हुआ था, कि इसके केशवानंद भारती केस, तो ये आपको याद रखना है केशवानंद भारती से रिलेटेड कि ये था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट। स्टेट ऑफ केरला गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट में था 1973 का, राइट। इसमें क्या था? जस्ट अपोजिट डिसीजन था, जो कि 1960 के जस्ट अपोजिट ये डिसीजन लिया गया था। अब मैंने आपको इस केस में 1957 दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केसेस मैंने आपको बता रखा है। सो 1960 भी हमने डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस कर रखा है कि ये जो है ये इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसी बेसिस पे कहा गया था कि द लेजिस्लेचर कैंट बी अमेंडेड द प्रियम्बल, राइट, कांट बी अमेंड द प्रियम्बल। सो ये सारे के सारे केसेस हमारे जो है इससे रिलेटेड ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब आते हैं जो वर्ड्स हैं प्रियम्बल में। प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये है सोवरेन, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये लिया कहाँ से गया है। तो ये जो वर्ड है आपका, ये वर्ड लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको मैं बता दूं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके हमने एक वीडियो बना रखा है, आई थिंक 8 to 10 मिनट की वीडियो है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड जो है आपका सोवरेन वर्ड, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब यही होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी भी एक्सटर्नल
इंटरफेरेंस को, किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज को, हम इसमें सोर्सेज तो हमने हर एक जगह से लिया है लेकिन उसको मॉडिफाई करके लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, जब ये प्रियम्बल बनने वाला था, तो सबने डिसाइड किया था कि हम अपना प्रियम्बल और जो बनाएंगे वो इंडिपेंडेंट प्रियम्बल होगा, राइट। उस पर किसी का भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। आपको पता है कि उस वक्त क्या था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे तो अंग्रेज भी चाहते थे कि उसमें वो पार्टिसिपेट करें एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें थी। तो कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसमें नहीं था। सो इसका ये कहना है कि नो फॉरेन कंट्री कैन इंटरफेयर इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें कोई भी फॉरेन कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इस वर्ड का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज सोशलिस्ट, राइट। सोशलिस्ट वर्ड क्या है? तो सोशलिस्ट वर्ड है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था ये वर्ड? ये तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और जो सोशलिस्ट वर्ड है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था यूएसएसआर से, राइट। सो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वही ऑनर होगी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, है ना। ये वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट। और ये इंस्पायर्ड किससे था? ये इंस्पायर्ड था गांधीयन प्रिंसिपल से एंड गांधीयन सोशलिज्म आप कह लीजिए और डेमोक्रेटिक आप कह लीजिए, उस चीज से ये पूरी की पूरी तरीके से इंस्पायर था। एंड प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी के ही प्रिंसिपल से ये इंस्पायर्ड था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल से भी ये क्या था? इंस्पायर्ड था। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सोशलिस्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है और क्या इसका मतलब था, ये सारी चीजें हमने देख ली। सो नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो सेक्युलर वर्ड है, राइट, ये जो सेक्युलर वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है और क्या इसका मतलब है, ये हम देख लेते हैं। तो दैट इज एब्सेंस ऑफ रिलीजन लाइक इंडिया। तो इंडिया में क्या है कि कोई आप बहुत अलग अलग रिलीजन्स हैं एंड हर एक इंसान को इतनी छूट है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी और अदर कंट्रीज में चले जाओ तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है वही कर सकते हैं। इंडिया में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना आपको लिबर्टी है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि देयर वाज अ सेक्युलर प्रिंसिपल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इट वाज इनर्टेड इनटू द प्रीएम्बल, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रांस और यूएसएसआर की आप बात कर लें, फ्रांस और यूएसएसआर की आप बात कर लें तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया में आप अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आती है बात तो डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या है? तो दिस इज बाय द पार्टी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि बाहर में आपने देखा होगा, अभी श्रीलंका का केस आप ले लीजिए कि उसके भाई प्रेसिडेंट बन गए, फिर दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया एंड तीसरा भाई फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। तो ये खानदानी चलता रहता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है। यहाँ पे जो लोग होंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या फिर कोई भी है, वो इलेक्टेड ही होते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि खानदानी की अभी रामनाथ कोविंद के जो बेटे होंगे वही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसी कोई बात इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पे है मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, राइट। और सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया हुआ है। आफ्टर 18 ईयर्स आप क्या कर सकते हैं? राइट टू वोट फैसिलिटी आपको दी जाती है। राइट टू वोट, ये अधिकार आपको दिया जाता है कि आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। आप एक नया कदम, एक स्टेप उठा सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को चुनने के लिए अपने वोट के थ्रू, राइट। तो ये है। यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर डायरेक्टली बात किया जाए तो पीपल का रूल चलता है, राइट। डेमोक्रेटिक है गवर्नमेंट इंडिया की। तो ये सारी चीजें हम बात कर ली हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो रिपब्लिक वर्ड है एंड इक्वालिटी वर्ड है ये क्या है। तो बात अगर मैं करूँ रिपब्लिक वर्ड की, तो यहाँ पे क्या है आपका, जस्ट अ मिनट गाइस, जितना फास्ट मैं बोल पाती हूँ उतना फास्ट मैं लिख नहीं पाती हूँ। सो कहीं कहीं मैं पूरी तरीके से लिख नहीं पाती हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। सो रिपब्लिक वर्ड क्या है? लाइक दिस इज एग्जैक्टली इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा
टफ नहीं है यहाँ पे, और कोई हेरिडिटरी प्रोसेस नहीं है। तो टोटली क्या है, डिपेंड करता है, आप वोटिंग सिस्टम आपको राइट मिला हुआ है 18+ एज में, तो पूरी की पूरी जनता पे डिपेंड करता है। इक्वालिटी वर्ड पे हम आ जाते हैं, इक्वालिटी वर्ड पे आ जाते हैं तो आपको याद होगा कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक सिविल इक्वालिटीज आती हैं, राइट? क्या आती हैं? सिविल इक्वालिटीज आती हैं। तो यहाँ पे कहाँ ये क्या चीज़ है, इक्वालिटी जो है ये क्या चीज़ है, आपको डिफाइन करता है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इक्वालिटी किस चीज़ की बात करता है? कोई भी जेंडर गैप को हो या फिर कोई भी रिलीजन, कास्ट, रेस और एंड सेक्स प्रैक्टिस के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वोटिंग राइट्स कम कर दिए जाएंगे या कुछ ज़्यादा कर दिया जाएगा। आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के लिए हैं, आइदर यू आर मेल और फीमेल, ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो किसी भी इंसान को, किसी भी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता कि वो किसी डिफरेंट रिलीजन का है, वो किसी डिफरेंट सेक्स एंड कास्ट का है। सो ये आता किस आर्टिकल में है? ये जो मैंने आपको बताया ये आता है आर्टिकल 325, दैट इज नो शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड सेक्स। तो ये आपका आता है आर्टिकल 325 में। अब सेकंड इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी है फॉर लोकसभा। फॉर लोकसभा क्या है? एडल्ट फ्रेंचाइजी है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे भी आपको इक्वालिटी मिलती है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 326। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना प्रीएम्बल से रिलेटेड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और किसने पास किया था, किसने एक्सेप्ट किया था, कब इसको, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है पिछले स्लाइड्स में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 25 पार्ट्स हैं टोटल अभी एंड 12 शेड्यूल्स हैं, राइट? ये मैंने आपको बताया था। एंड ये चीज़ें आपको, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। सो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीएम्बल से रिलेटेड, वो हम एक बार और देख लेते हैं। तो हमने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे देखे हैं। अब बात आती है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये तो आपको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उनका फाइनल डिसीजन था वो दे ही दिया था कि यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो टोटल 73 वर्ड्स है, इसको बिना किसी छेड़छाड़ के इस प्रीएम्बल को क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो आर्टिकल 368 में क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बाय यूजिंग इट पार्लियामेंट कैन अमेंड। इस आर्टिकल को यूज करके पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है, लेकिन प्रीएम्बल को अमेंड कर सकता है, लेकिन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल, राइट? प्रीएम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के इसको क्या कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमने इसको देख लिया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको गाइस पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कहीं से भी कोई कमी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियोस देखते हैं आप मुझे उसमें रिमार्क दीजिए कि कैसा रहा वीडियो, या फिर उसमें कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है। तो आपके सजेशंस मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। सो आप मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें रह गई हैं जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो वापस से बना सकती हूँ। सो गाइज हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।